हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की थी, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग की फ़ीचर्स और प्रोसीजर को कवर अप किया था। फर्दर डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते टाइम हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू डिसीजन लेना, या फिर कोई भी मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा डिसीजन लिया जाना। कई बार किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं डिसीजन लेने के। तो आज हम उन तरीक़ों को ही, इन मेथड्स को ही हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है जजमेंट टेक्निक। देखिए, जजमेंट टेक्निक जो है बहुत ही सिंपल और एक तरीके से काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। इस टेक्निक में मैनेजर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। इस टेक्निक में डिसीजन कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना सही होगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिसीजन लेने वाले पर्सन का एक्सपीरियंस कैसा है। वो कहीं ना कहीं डिसीजन उसके बायसनेस से इफ़ेक्टेड होगा। तो ऐसी टेक्निक्स में जो डिसीजंस होते हैं वो रिस्क फ्री तो देखो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि लास्ट जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस कुछ और थे और अभी सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो किसी भी बिज़नेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है। बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली चेंज होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस बिज़नेस के जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस बहुत ही ड्रास्टिकली और कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं। ठीक है, तो जजमेंटल टेक्निक में जो डिसीजन होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। तो अभी टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो बिजनेसेस हैं वो जजमेंटल टेक्निक पे थोड़ा सा कम ही लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक। आजकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जिसमें से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग एनालिसिस है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, इट कैन बी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस है। तो इन सब के थ्रू किसी भी एक मेथड को यूज़ करके जहाँ पे वो एप्लीकेबल है आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के अलावा ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी कहते हैं, गेम थ्योरी है, नेटवर्क एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, वेटिंग लाइन या फिर क्यूइंग थ्योरी है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मॉडल बिल्डिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के द्वारा यूज़ की जाती है। इसमें जो भी इंटेंडेड प्रोडक्ट होता है उसके लिए कुछ मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। उन मॉडल्स को फिर बाद में कस्टमर्स के पास टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और ताकि हम कस्टमर्स के टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकें, हमें पता चल सके कि कौन से मॉडल के साथ जो कस्टमर्स का टेस्ट है वो ज़्यादा मैच हो रहा है। ठीक है, अब इनमें से जो भी मॉडल जो है कस्टमर्स के साथ थोड़ा सा सही बैठता है उसको हम फाइनल कर लेते हैं। तो ये मॉडल बिल्डिंग टेक्निक रहेगी हमारी।
नेक्स्ट आता है बिहेवियरल टेक्निक। इसमें जो एक तरीके से साइंस ऑफ बिहेवियर है, उससे भी काफ़ी सारी थ्योरीज निकल के आई हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स निकल के आई हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर डिसीजंस आर इवेलुएटेड। किसी भी डिसीजन को इफ़ेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको डीपली स्टडी किया जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम साइंस ऑफ बिहेवियर की बात करें तो इसमें ग्रुप डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक रही है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रुप डिसीजंस का। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसमें डिसीजन लेते टाइम जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको ध्यान में रखा जाता है। कहने को ये टेक्निक है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करते हैं, ना कि डिसीजन मेकिंग की कोई टेक्निक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टेक्निक है इंट्यूशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर है वो प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को सजेस्ट करता है, ठीक है। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जैसे डिसीजन मेकर के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसका जो एजुकेशनल लेवल है, उसकी जो ट्रेनिंग है, इन सब का डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जितना ब्रॉड उसका एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी उसकी एजुकेशन होगी, ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उतना ही ज़्यादा कारगर रहेगा, डिसीजन उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस सी कोटेशन है जिसमें कहा गया है मैनेजमेंट माइनस डिसीजन मेकिंग इज़ नथिंग। अगर मैनेजमेंट में से डिसीजन मेकिंग को हटा दिया जाए तो मैनेजमेंट अपने आप में कुछ होती ही नहीं है, जो कि सही भी है। मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है? चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, फिजिकल लेवल पर लेके आना, ये हमारे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काम होता है। डिसीजन मेकिंग एक तरीके से जो माइंड जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी की सारी हमारे मैनेजर्स के पास होती हैं। तो माइंड की एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट आएगा उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे कि आउटपुट अच्छे निकलें। तो सबसे पहला अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। जो 5 मैनेजरियल फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, इसमें डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहला प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन, व्हाई इट इज़ टू बी डन। ये सारे के सारे जब डिसीजंस हम लेते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, हमारे पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इन चीज़ों को सेट करने के लिए। जैसे व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना है। तो क्या में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट करना इज़ ऑल्सो डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे ही जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं प्लानिंग को लेके, उनमें भी डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उसमें हम करते क्या हैं? एक तरीके से जो भी प्लान्स हमने किए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वेरियस पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अपने आप में खाली एक ढांचा ही बन के रह जाएगा अगर हमने उसके अंदर लोगों को नहीं डाला तो,
खाली ढांचे का करने का क्या फ़ायदा है? प्लानिंग कर लिया आपने, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कब काम करेगा? जब उसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन रिसोर्सेज को फिट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि वेरियस पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्टार्टिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशनल ओपन किया है, तो उसमें सबसे पहले आपको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट शैल हैव टू बी क्रिएटेड, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए वहाँ। अब हर डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब जो पोस्ट वहाँ पर डाली गई हैं, उन पोस्ट की एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी भी डिसाइड करना होगा कि अथॉरिटी का उनका दायरा कितना रहेगा। हर एक एम्प्लॉय को उसकी अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी, उसके दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ क्या रिलेशन रहेंगे, म्यूचुअल रिलेशंस, एम्प्लॉय मैनेजर के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशंस को डिफ़ाइन किया जाएगा। डिवीज़न ऑफ वर्क भी डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन में ही किया जाता है, और इन सब के लिए हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो अभी जितने भी हमने काम डिस्कस किए हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ही पूरे हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस इन स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या इम्पोर्टेंस है? स्टाफिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं, ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट हमने क्रिएट की थी, उन पोस्ट पे लोगों को लगाना, ह्यूमन रिसोर्सेज को फिट करना। अब उन पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट आपने सेट की हैं, क्रिएट की हैं, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफ़िकेशन के लोग हमें कहाँ से मिलेंगे, जो लोग हमें मिल जाएंगे उनको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी, ये सारे के सारे काम स्टाफिंग में करने हैं। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे मिलेंगे? डिसीजन मेकिंग के थ्रू मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस इन लीडिंग। लीडिंग जो है, इसमें बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है और मोटिवेशन है। लीडरशिप में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है, हाउ द सबऑर्डिनेट्स विल इम्प्रेस्ड सो दैट दे मे कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। लोगों को किस तरीके से आप इंड्यूस करें वो काम करने के लिए, कि लोग अपने पूरे कैलिबर के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ उस काम को करें। किस तरीके से आप सबऑर्डिनेट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये डिसाइड करना। दूसरा, कम्युनिकेट करना। सही चीज़ों को सही टाइम पे कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने डिसीजन ले लिए, लेकिन अगर आपने उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया सही तरीके से और सही टाइम पे एम्प्लॉयज़ के पास, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद ये डिसाइड करना कि व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के लिए किस टाइप का मोटिवेशन काम करेगा, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन जो बिहेवियर है वो भी वेरी करता है। किसी पे नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है, किसी पे पॉजिटिव मोटिवेशन काम करता है, किसी के लिए फाइनेंशियल मोटिवेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा उसके ऊपर असर डालने वाला होता है, ठीक है। कईयों पे क्या होता है कि जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, वो उस पर काम करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, और ये भी डिसीजंस मैनेजर्स को ही लेने होते हैं। आफ्टर दैट, इम्पोर्टेंस इन कंट्रोलिंग Controlling is basically all about knowing the deviation between actual work performance and standards already decided, ठीक है। और आपने डेविएशंस को ढूंढ लिया, डेविएशन ढूंढने के बाद आप पता लगाओगे कि
ये डेविएशंस कब से चल रहे हैं, किस तरीके से, एक्चुअली बेसिक रीज़न क्या है इन डेविएशंस का। उसके बाद जो डेविएशंस आए हैं उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए व्हाट टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू बी अप्लाइड, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो ये जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ, दीज आर ऑल्सो सॉल्व्ड बाय डिसीजन मेकिंग। आफ्टर दैट बेसिक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। लोग कंपनीज जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें अकेला ओनर कंपनी के सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो डिवीज़न ऑफ वर्क करता है, डिवीज़न ऑफ वर्क के साथ साथ वो कुछ अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेजर्स को दे देता है। अब जो मैनेजर्स उसने काम पे लगाए हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। डिसीजन मेकिंग इज़ द की सोर्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए मैनेजर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। एज़ यू नो जो बिज़नेस है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ टोटली डायनेमिक, जिसमें डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती रहती हैं। तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए आपको हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो ऐसे में अगर आपको चेंजेस के साथ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ इन ट्यून रहना है तो डिसीजन मेकिंग इज़ नेसेसरी। सक्सेसफुल रनिंग ऑफ इन द एंटरप्राइज, जैसे स्कूटर या फिर कार वगैरह के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी एंटरप्राइज़ को स्मूथली रनिंग करने के लिए इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम जो है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कैओस जब आता है तो उसके साथ हमेशा ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है, किसको फॉलो करना है, तो ये तो आपको डिसाइड करना ही करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर दैट बेसिस ऑफ एक्शंस, जो भी एक्शन आप लेंगे वो किससे इनिशिएट होता है, वो आपके डिसीजन से इनिशिएट होता है। कोई भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आते ही वो काम कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब वो काम दोबारा से रिकंटिन्यू कब होगा, जब तक आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेते। और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आएगा वो एक तरीके से डिसीजन ही होता है, विच इज़ द आउटकम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट डबल एडवांटेज टू मैनेजर्स। डबल एडवांटेज कैसे हैं, सबसे पहला तो वो डिसीजंस दे के वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपनी सर्विस देते हैं। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। तो ऐसे करके डबल एडवांटेज होता है मैनेजर्स को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करते टाइम क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उचित जानकारी। डिसीजन मेकिंग का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन तभी परफेक्ट हो सकता है, तभी सही हो सकता है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है। रॉ मटेरियल क्या होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सही जानकारी एकत्रित करके डिसीजन लिया है तो ही आपका डिसीजन सही आएगा, वरना गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली चीज़ होती है। अगर आप गलत फीड करेंगे तो निकलेगा भी गलत ही, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है डिसीजन लेते टाइम आपके जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। आपको देखना होगा कि अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है, ठीक है, फाइनेंस की कमी है तो फाइनेंस यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, जिसको कंसिडर करते हुए ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो जो डिसीजन आएगा वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा, उसको आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर था, जो की फैक्टर था, उसको तो आपने काउंट किया ही नहीं, कंसिडर किया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग अदर्स व्यूज़। लिसन टू एवरीबडी बट डू अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट। आपको सुनना हर इंसान को पड़ेगा। हर इंसान इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका भी अपना एक्सपीरियंस है। वो जो मैनेजर्स तो एक तरीके से क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है,
बाकी एम्प्लॉयज़ ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर उनके व्यूज़ को, उनके थॉट्स को डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली हर्ट होते हैं और वो उस चीज़ को फिर अडेप्ट करने में टाइम लेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके डिसीजन का विरोध भी हो जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू कंसिडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑल्सो। Principle of maximization of profits. As you know, organizations are set up to maximize the profits, to earn the profits. जो भी डिसीजन ले वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म की चीज़ों को सोच के चलना चाहिए कि जो डिसीजन आज आप ले रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आने वाला है। इन सब चीज़ों को यू हैव टू कंसिडर। Principle of human reaction. At the time of taking decision, it should be kept in mind as to what impact it shall have on persons concerned and what will be their reaction. ये कहीं ना कहीं आपके पहले वाले प्रिंसिपल कंसिडरिंग अदर्स व्यूज से कनेक्ट करता है। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो इम्प्लीमेंट कौन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एम्प्लॉयज़ एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ उसको एग्जीक्यूट करने में उसका विरोध कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डिसीजन के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से। यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट इन एडवांस। अदरवाइज़ डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराने में असफल रहते हैं। तो ऐसे में आपने पीछे प्रोसेस में जितना भी टाइम, जितना भी एनर्जी लगाया है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर योर एम्प्लॉयज़ रिएक्शन ऑल्सो। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. A decision should not adversely affect the personal interest of any person working in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट को हार्म ना करता हो। ऑर्गेनाइजेशन को नो डाउट आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइमिंग. डिसीजन लेना एक अलग चीज़ है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना इज सेकंड एस्पेक्ट। जब तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा डिसीजन लेना खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो कब आपको डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए टाइमिंग्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप जब भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो उससे पहले एक जनरल सा व्यू लेना पड़ेगा आपको आपके एम्प्लॉयज़ का, कि अभी एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को लेके क्या हैं, इस डिसीजन के फेवर में हैं, अनफेवर में हैं। अगर वो फेवर में नहीं है तो आपको थोड़ी सी सिचुएशन पहले अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको अगर इम्प्लीमेंट कराते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयज़। प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन. डिसीजन जो लिया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए एनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपना पूरा का पूरा कॉपरेशन दे ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को, और जो आउटकम आए वो बेस्ट आए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रिसोर्सेज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिसीजन टू यूटिलाइज द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका पूरे तरीके से यूज़ होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उनसे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम आउटकम मिले। प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट. कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है उसमें हमेशा ही इतना स्पेस रखा जाना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल वो होना चाहिए कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा ढल सके, उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकें। ठीक है, तो
डायनेमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजंस लिए जाने चाहिए। अब ओकेजन्स की बात आती है डिसीजन मेकिंग की, कब कब लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है एट द टाइम ऑफ गेटिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन भी लिया जा सकता है, ठीक है। डे टू डे काफ़ी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ गेटिंग स्पेशल इन्फॉर्मेशन। रूटीन इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।